कोविड-19 के बाद जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है वो मंकी पॉक्स वायरस की वजह से है। आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में इसके ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये कोई नए वायरस नहीं है, बल्कि ये 1958 में पहली बार रिपोर्ट हुआ था और इसके केसेस जो अफ्रीकी ममालिक थे वहाँ देखने को मिल रहे थे पहली बार। में मंकी, रैट्स और जो इस तरह के जानवर हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा था और उनसे ये इंसानों में मुंतकिल होकर पेचीदगियाँ क्रिएट कर रहा होता है। तो उसके बाद 1970 की दिहाई में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले थे, लेकिन वो जितने भी केसेस थे उनकी कोई ना कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी उन ममालिक के अंदर, या ऐसे लोगों के साथ उनका क्लोज कॉन्टैक्ट था जो वहाँ से ट्रैवल करके आए थे या वहाँ पर रहे थे। लेकिन उसके बाद मई 2022 में भी पाकिस्तान में भी इसका एक आध केस रिपोर्ट हुआ था और वो भी सारे क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री के साथ थे। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि आजकल के दिनों में दुनिया भर में इसके बेशुमार केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनकी कोई भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है और उन लोगों में भी ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस वायरस के बारे में अगर बात करें तो आपने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में सुन रखा होगा। ये वायरस भी उसी फैमिली का ही वायरस है, लेकिन वो जो स्मॉल पॉक्स जिसको चीचक भी कहा जाता है वो 1980 में दुनिया भर में से वो इरेडिकेट हो गई। मंकी पॉक्स की बात की जाए तो ये भी उसी फैमिली का ही हिस्सा है। मंकी पॉक्स है, ये कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि बहुत तेज़ी से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा होता है। अगर इस वायरस के बारे में बात की जाए, ये एक मुतासरा शख्स से एक सेहतमंद शख्स में कैसे मुंतकिल हो रहा होता है, तो वायरस ज़्यादातर स्किन टू स्किन जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उनसे भी ये फैल रहे होते हैं और जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनसे भी ये वायरस एक पर्सन से जो दूसरा सेहतमंद शख्स है उसमें ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसका मतलब ये है कि इन्फेक्ट होने से लेकर उसकी इलामात आने तक वो 10 से 14 दिन तक का है। अगर इसकी इलामात की बात करें कि ये एक शख्स अगर इससे इन्फेक्ट हो चुका है तो कैसे पता चलेगा कि ये मंकी पॉक्स वायरस की इलामात आ रही हैं या किसी और डिज़ीज़ की वजह से हैं, क्योंकि और भी काफ़ी ऐसी बीमारी हैं जिनसे इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। उनमें कुछ और वेरिसीला और जो हर्पीज़ इन्फेक्शंस हैं उसमें भी काफ़ी ऐसे छाले जिस्म के ऊपर देखने को मिलते हैं जो कि इससे काफ़ी हद तक मुमासलत रखते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए मंकी पॉक्स में, तो ये पहले मुंह के अंदर इसके छाले बनते हैं इसकी वजह से, उसके बाद बाकी चेहरे पे कुछ बन जाते हैं और उसके बाद बाजुओं पे, हाथों की तलियों के ऊपर और पाँव के ऊपर इसके वजह से छाले बनने लग जाते हैं और ये सारे जिस्म पे फैल जाता है। इसकी जो छाले हैं पहले वो ब्लिस्टर्स की शक्ल इख्तियार करते हैं जिसमें पानी भर जाता है। दूसरी जो इसकी स्टेज होती है वो पोस्ट्यूल्स की स्टेज होती है जिसके अंदर पस बन जाती है उन छालों के अंदर। तो अगर इस वक्त कोई ऐसा शख्स जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होगा किसी एक हेल्दी पर्सन के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो जो दूसरा पर्सन होगा सेहतमंद इससे मुतासर होगा। और इनके बाद जो पोस्ट्यूल पस वाली स्टेज है, इसके बाद एक वो हीलिंग स्टेज में चले जाते हैं, उसमें स्कैब बन जाती है। स्कैब फॉर्मेशन के बाद वो ऊपर से स्कैब जो है वो खुश्क होके जिस्म के ऊपर से वो गिर जाता है। तो ये जितनी भी ये स्टेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। उसके अलावा एक सवियर किस्म की ख़ारिश जिसको हम इचिंग कहते हैं जिस्म के ऊपर, वो सारे जिस्म के ऊपर हो रही होती है और साथ बुखार की इलामात बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जिस्म में पट्ठों में शदीद खिंचाव और दर्द की कैफियत होती है और सवियर किस्म का हेडेक भी इसमें साथ हो रहा होता है। तो अगर इसकी जो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल पॉक्स और जो चिकन पॉक्स वायरस फैमिली है ये उसका हिस्सा है, तो जो उसकी वैक्सीन हैं वो भी 80% तक इसको कवर दे रही होती हैं। लेकिन जिस तरह जिक्र किया है कि 1980 में वो वायरस एक किस्म का इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड वाइड, तो बहुत कम ही है कि बहुत कम जगहों पर उसकी वैक्सीन मुहैया की जाए। इसके अलावा जो इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो भी इलामात पेशेंट में देखने को मिल रही होती हैं, तो उन इलामात को उस तरह ट्रीट किया जाता है। कोई ऐसा मरीज़ जो कि इसकी वजह से इन्फेक्ट हुआ हो और उसकी बीमारी अगर ज़्यादा वो शिद्दत इख्तियार कर जाए तो उसमें कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं अनयूजुअली तौर पे उन पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिनमें सीडोफोविर के नाम से ड्रग्स आती हैं। तो कुछ इनकी वजह से टॉक्सिटी भी हैं, ये कोई सेफ़ जोन में ये ड्रग्स नहीं है। तो इसलिए ऐसी सीवियर कंडीशन हो जाए जिसमें इन एंटीवायरल ड्रग्स का देना ज़रूरी है तो ही पेशेंट को ये हम ड्रग्स प्रेफर करते हैं। वैसे अमूमी तौर पर ये ड्रग्स पेशेंट को नहीं दी जाती। अगर बात की जाए
कि एक पेशेंट अगर इससे इन्फेक्ट हो चुका है तो वो कितने दिनों बाद इससे रिकवर करेगा। तो इससे रिकवरी का जो टाइम है वो भी मिनिमम 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्तों के बाद जितने भी ये स्टेजेस हैं उनसे पेशेंट गुजर के रिकवर हो चुका होता है और सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट के साथ साथ वो काफ़ी बेहतरी भी उसमें देखने को मिल रही होती है। तो कोशिश यही की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए ताकि लोग बर वक्त इसकी इलामात को देखते हुए अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएं और इसका वो अच्छे तरीके से तशख़ीस और इसके जो इलाज उनको बताया जाए उसके वो फॉलो कर सकें। और कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से कोई भी सेल्फ डायग्नोज ना बनाएं ताकि लीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो भी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है।